नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो हमने दोस्तों कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र की जो टॉपिक है रसछंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये दोस्तों हम कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन रचनाएँ हमारे लिए बिल्कुल नई लगी हुई हैं। इसलिए रचनाओं का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो रचनाओं के क्रम में दोस्तों सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियों का हम अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं और वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके बाद में हमने उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। तो हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलाचल और त्यागपत्र। तो हम गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है और मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो आंचलिक उपन्यास है, दोनों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं और वीडियो भी प्लेलिस्ट में दोनों का उपलब्ध है। उसके बाद में हमने त्यागपत्र उपन्यास जो कि जैनेन्द्र जी का है, तो त्यागपत्र उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। इसके भी दोस्तों हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट, जो तीसरा अध्याय है, तो आज हम इसके तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगर दोस्तों नए हो चैनल में तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी तीसरे चरण की बहाली दोस्तों मार्च में है। मार्च में पेपर संभावित ही है कि 20 मार्च को पेपर होगा और चौथे चरण की अगस्त में। तो उसके लिए आप सभी लोगों को एस्टेट को पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग फॉर्म डल पाएंगे बीपीएससी का। इसलिए तैयारी बिल्कुल ज़ोर-शोर से शुरू कर दीजिए और एस्टेट की तैयारी पूरे ज़ोर-शोर के साथ शुरू करिए उसके बाद, क्योंकि मार्च में ही बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी जो भी पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं सभी 6 कहानियाँ उपलब्ध हैं, सभी तीनों उपन्यास उपलब्ध हैं, मैलाचल, गोदान और त्यागपत्र उपलब्ध है। इसके बाद हम नाटक का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में 2 नाटक भी लगे हैं, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, उनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह करके चलिए दोस्तों, चैनल में बने रहिए और देखते रहिए सभी वीडियो। चलिए दोस्तों, आते हैं तीसरे पार्ट में त्यागपत्र उपन्यास के। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों का इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिल हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गया। बुआ मुझे भूलती ना थी। उनके खत आते थे पर वे संक्षिप्त होते थे। माँ से मालूम होता था कि बुआ अच्छी हैं और खत में और कुछ नहीं लिखा है। बाबूजी से बुआ की चर्चा चलाता तो वह अधिकतर चुप रह जाते थे। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊँगा। वह दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्पी लीन हो जाती और कहते, कहाँ जाएगा तू? मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से रहे, हमें क्या? ब्याह के कोई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या हैं कि बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर लड़के के साथ घर चली आई। पिताजी इस बात से अप्रसन्न हुए, पर क्या वह प्रसन्न भी नहीं हुए? मानो कोई नाराजगी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफी सर्दगर्म गर्म तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे तो पुराने दिन ही लौट आए, पर मैं देखता कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत स्थिर नहीं है। इस घड़ी खुश बोल रही हैं तो अगली घड़ी अंधेरे में अकेले जाकर चुप पड़ जाती हैं। उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं है। सारी देह पीली पड़ी थी और उनको गर्म था। जी मिचलाया रहता था और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर बात से अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? बुआ ने कहा, नहीं जाऊंगी, पर मुझसे आने जाने की बात क्यों करता है? अपने पढ़ने लिखने की बात किया कर। कहते कहते आंखें उनकी जाने कैसी हो आई थी और वाड़ी कांपकर रुकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझकर कहा, तो बुआ वहां जाने की कभी जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा। बुआ ने कहा, भला किस जोर से नहीं जाने देगा? बस कह दिया नहीं जाने दूंगा। बुआ व्यंग में हंसी। तू रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया था?
अब किया कुछ नहीं हो सकता। उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश हो आया। बोला, क्यों कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ हो सकता है। देखूं फूफा कैसे ले जाते हैं। बुआ ने कहा, बड़े वीर बनते हो प्रमोद, पर इस बारे में बुआ से क्या कुछ भी पूछने को नहीं है? वह बुआ यहाँ से नहीं है, वहीं की है। अपने फूफा की चीज को छीनने वाले तुम होते कौन हो? मैं उन सारी बातों के मर्म को नहीं समझ सका था, लेकिन बुआ की वाणी की वेदना मुझे छुए बिना ना रहती थी। मैं जान गया था कि अपनी ससुराल की याद पर उन्हें कष्ट होता है, लेकिन फिर इसमें दुविधा की क्या बात है? वह जगह नहीं पसंद है तो वहां ना जाएं, बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया, वैसी सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ही ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से ही वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी की खुल गई, खुल नहीं सकती। टूटे तो टूटे, भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है? पर आठवीं क्लास का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था। इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेगी। देखूं कौन फूफा होते हैं जो ले जाएं। ऐसा मन न करो बुआ, फिक्र क्या है? यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ कष्ट ना होने देगा। तो दोस्तों, ये प्रमोद कह रहा है जो कक्षा 8वीं में पढ़ता है। बुआ को बिल्कुल भी मेरी बातों से ढांढस नहीं हुआ। यह भी मैं नहीं कह सकता तब क्या उनके मुख पर हाँ धातु कुछ संतोष की आभा नहीं आ सकती थी। हल्के हंसकर बोली, तू ऐसा भी रहे प्रमोद तो मेरी नैया पार लग जाएगी। क्यों, अब यह बता कि तू अपनी क्लास में अव्वल है या नहीं? अव्वल हूँ कि फिसिड्डी हूँ, लेकिन उस समय तो मैं यह देखना चाहता था कि बुआ के मन में कोई चिंता क्लेश नहीं रह गया है। मैंने पूछा, तुम सच बताओ, वहाँ जाना चाहती हो या नहीं? बुआ ने कहा, सच बताऊं? हाँ बिल्कुल सच सच बताओ। बुआ ने हंसकर कहा, क्यों सच सच बताऊं? मैंने नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? बोली, अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? दोस्तों, मृणाल ने प्रमोद से कहा कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं भेंप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता, तुझे बेत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बेत? बोली, मैं एक बार तुझे बेंतों से पीटना चाहती हूँ। देख बोली, मैं एक बार तुझे बेंतों से पीटना चाहती हूँ, देखूंगी तुम्हें कितना अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बातें कर रही है। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रही हो? बोली, सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा, तुझे कहती हूँ। बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना यहाँ अच्छा लगता है ना वहाँ अच्छा लगता है। मैं आश्चर्य में रह गया। बोला, क्या कहती हो बुआ, वह मारते हैं? हाँ मारते हैं, बेत से मारते हैं। हाँ बेत से मारते हैं। क्यों मारते हैं? मैं खराब हूँ इसलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर देखा नहीं गया। आवेग से भरकर मैंने अपना मुंह उनकी छाती में दुबका लिया। वहाँ दुबका हुआ मैं चाहने लगा कि बुआ को अपनी गोद ले लेता और धीमे धीमे उनके माथे पर थपकी देकर कहता, वह सब भूल जाओ बुआ, बुरा खराब सब भूल जाओ। वह भी जगह है जहाँ कोई खराब नहीं है और जहाँ कोई बेत नहीं है। हम दोनों वहीं चल कर रहेंगे। यह सोचता हुआ मैं बुआ की छाती में चिपका रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वास भर आया है और उनकी आंखों की एकाध बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे ही यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी चली आएगी तो वह अपने घर में आश्रय न देंगे। फूफा ने पिता के सामने
अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग भी लगाए थे, जिनको फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया था। एक बार मैं बाबूजी के पास था, तभी बुआ वहां आई। आकर चुपचाप एक तरफ एक बिछे तख्त पर बैठ गई। बाबूजी ने कहा, मृणाल कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता मालूम होता है। मृणाल चुप। उनकी इस इतवार को आने की चिट्ठी आई है। 5 रोज है। मिनी देखो, अब ऐसी गलती मत करना। वह आदमी भले है, इससे बात बन ही गई, नहीं तो बेटा ऐसा किया करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ झगड़ होती ही रहती है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है? यह झूठ नहीं है मृणाल की यह झूठ नहीं है मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है। उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा। कहते कहते पिता की वाणी क्षमा प्रार्थनी हो गई थी। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, कहो कहो मृणाल, तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं रहता है, मैं अभी जाना नहीं चाहती। अभी नहीं जाना चाहती हो? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही ले जाना चाहते हैं। चुप। बाबूजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद, अपना सबक देखो। मैं तुरंत नहीं उठ गया। इस पर नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो, जाओ। मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह चला नहीं गया। उसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं थी। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मृणाल कुछ नहीं बोली। बाबूजी कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह भी कुछ नहीं बोले। फिर कहा, मिनी सच बताओ क्या बात है? यह कहकर कुछ ठहरे। मृणाल चुप रही, तो फिर टहलने लगे। एकाएक रुक कर बोले, मृणाल मैं देखता हूँ तुम्हें तकलीफ है, बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा, क्या करूँगा? मिनी तुम्हारे पिताजी की तो क्या याद होगी, तू नन्ही सी थी तभी पिताजी उठ गए। माँ तो तैने देखी ही कब है, सबकी जगह मैं ही तेरे लिए रह गया। मुझसे ना कहेगी तो किससे कहेगी? मृणाल बेटा सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ भी बात नहीं है बाबूजी, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जाना नहीं चाहती हो यह तो मैं देखता हूँ, पर भला ऐसा कहीं होता है? और कब तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबूजी ने कुछ भींग कर कहा, तो क्या करोगी? आप यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से भी निकल जाऊंगी। बाबूजी को इस पर रोष हो आया। बोले, कहाँ निकल जाओगी? पिताजी मुझे नन्ही छोड़ जहाँ चले गए थे, कोई राह बता दे तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने की आवाज़ मुझे अवश्य आई। दो एक बार खांसने की भी आवाज़ आई, मानो कुछ बार बार गले में भर आता है। 2 3 4 5 मिनट मैं प्रतीक्षा में रहा। पिताजी के तेज कदमों की धमक, खांसी और कभी जोर से उठता हुआ उनका उच्छ्वास ही मुझे सुनाई दिया। आखिर मैं वहां से खिसक कर चला आया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ पिताजी भेजने को कहते हैं? बुआ ने डपट कर कहा, चुप रहा करो जी प्रमोद, अपने काम से काम रखा करो। मुझे उनका यह गुस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अपने अलग अलग रहा, पर संध्या समय अचानक वह मुझे अपने गले लगाकर रोने को हो आई। बोली, तू रूठ गया प्रमोद? थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाऊं? मैं क्या जवाब देता। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए। क्यों प्रमोद? मुझे चुप देख फिर वह बोली, अच्छा जाने दो इस बात को। यह बता, मैं चली गई तो तू मुझे याद करेगा? उस समय मैंने कहा, बुआ मैं तुम्हें पीछे बहुत याद करता था, मर जाऊं तो भी याद करेगा। मैं तब समझदार था। कहा, ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छी, एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी तो तू आएगा? फौरन आऊँगा, कैसी भी हालत में हुई तो आऊँगा। कैसी भी हालत में हुई तू आएगा? हाँ आऊँगा। तो सुन, मैं कहती हूँ तू नहीं आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगी ही नहीं।
कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना, कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना। मैं जैसी गई वैसी मरी, इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद बुआ ने मुझसे पूछा, तू जानता है पति का घर क्या होता है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता होगा, लेकिन मेरे लिए इस सहज भाव से मान लेने से उन्हें जैसे सांत्वना नहीं हुई। बोली, वह तो स्वर्ग ही होता है, जिसके लिए ऐसा नहीं है वही अभागिन है। मुझे चुप देख वह आगे बोली, जानता है स्वर्ग क्या होता है? जल्दी से अपने आप ही बोली, स्वर्ग बड़े आराम की जगह होती है, वहाँ देवता रहते हैं। अगले सवेरे उनकी अवस्था बिल्कुल प्रकृतिस्थ मालूम होती थी। उन्होंने माँ से कहा कि धोबी के कपड़ों के लिए कह दें इतवार तक आ जाएं, क्योंकि फिर जाना है। दो चार छोटी मोटी चीज़ें भी बाजार से मंगाने को कही। उस समय वह अपने सामान को ठीक मंगवाने से प्रवृत्त दिखने लगी, ठीक संगवाने में प्रवृत्त दिखने लगी। इस बक्स का सामान उसमें हो रहा है, उसका इसमें हो रहा है। इस बार पुस्तक कोई साथ नहीं ले जाएंगी। पुस्तकें अच्छी चीज़ नहीं होती, उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनसे समय बर्बाद होता है। नहीं, इस बार ना नई ना किसी प्रकार की पुरानी किताबें बुआ को चाहिए। दोपहर तक वह इसी प्रकार प्रवृत्त दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी तो सिर में जोर का दर्द हो आया। मैंने कहा, बुआ क्या है? बोली, सिर में दर्द है, माथा दबा दूं? नहीं, बाम लगा दो। नहीं, यूडी कलोन की पट्टी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। मालूम हुआ कि उन्हें 2-3 रोज से सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, कोई डॉक्टर फाक्टर नहीं। मैंने कहा, फिर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा पहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वह अकेली पड़ी रही, किसी को पास नहीं बुलाया। मैं कई बार बाबूजी को कहने की उद्यत हुआ, पर बुआ ने ऐसी घुड़की दी कि मेरी हिम्मत न हुई। अब उनको पेट में तकलीफ मालूम होती थी। दर्द रह रहकर उठता था, जैसे कोई भीतर बैठा दम ले लेकर आते ऐठ रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयंकर हो उठती थी। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार सब सह गया और खबर किसी को ना दी। मैं कहने जाने को उद्यत होता था और वह अपनी कसम दिलाकर मुझे रोक लेती थी। कहते कहते वह उठती कि तुम्हें मेरी मौत का ही पातक पातक लगे तो तू किसी से कहे। मैंने कहा, फिर कैसे होगा? बोली, पेट का दर्द है, अपने आप सब साफ हो जाएगा। देख, बाजार जाए तो जरा जमाल गोटा ले आना, याद रहेगा जमाल गोटा? मैं अब बुआ के बारे में संकित चित्त हो गया था। पूछा, यह क्या चीज होती है? इस दर्द में भी तनिक हंसकर उन्होंने कहा, तू अक्लमंद हो रहा है प्रमोद, पर वह मरने की चीज नहीं होती। ले तो आएगा ना? मैंने पूछा, उससे तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, जाएगा। जमाल गोटे के सेवन से उनकी तबीयत का जो हाल हुआ वह कहना वृथा है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। मैंने भय के मारे कुछ नहीं कहा। आशंका हो गई कि गर्भ कभी ए, आशंका हो गई कि कहीं गर्भ ना जाता रहे। वह तो ना गया, पर और सब कुछ हो गया। 3 रोज में उनका ऐसा मुंह निकल आया कि तरस आता था, जैसे मरकर जी हूँ। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद बांधकर क्रोध हो जाती है क्या, गुस्से में भरकर। आशंका हो गई कि कहीं गर्भ ना जाता रहे। वह तो ना गया, पर और सब कुछ हो गया। 3 रोज में उनका ऐसा मुंह निकल आया कि तरस आता है, जैसे मरकर जी हूँ। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद बांधकर क्रोध हो जाती है क्या, गुस्से में भरकर। मैंने बुआ को खूब सख्त सुस्त कहा। सुनती रही। फिर वह बोली, तू मुझे ही कहेगा प्रमोद, और नहीं तो किसे कहूँगा? अच्छा, तू ही कह ले। बुआ ने कुछ ऐसे भाव से यह बात कही कि मेरा काठिन्य अपने में ही कुंठित हो गया। मैं कातर हो गया। कहा, फिर यह तुमने क्या किया बुआ? क्या किया? मैं जानता हूँ, जो हुआ है तुमने ही किया है। इस पर कुछ देर बंधी निगाह से मेरी ओर देखते रहकर बोली, सच जान प्रमोद, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। मुझे कुछ ठीक सूझता नहीं है। मैं जो करती हूँ क्या जानती हूँ, यहाँ मुझे कोई भी तो बताने वाला नहीं है। अपने मन की मैं किससे कहूँ?
प्रमोद, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे में तू भी मुझे दोष देगा तो मैं क्या करूँगी। उनकी बात का मर्म मेरी कुछ समझ में न आया, पर मेरा मन बिथा से घिर गया। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो। क्या चाहूँ? अपने तन को क्यों खोती हो। तन को खोती हूँ? मैं नहीं जानती। अच्छा बताओ, तन का क्या करूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। कष्ट कुछ ऐसा था कि केंद्रहीन, अहेतुक। मैंने कहा, देखो बुआ, तुम बाबूजी से मजबूती के साथ क्यों नहीं कह देती हो। दबना किसका, फिर मैं देख लूँगा कौन जबरदस्ती करता है। बुआ विचित्र भाव से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्या कह दूँ, कैसी जबरदस्ती। यह तू सब क्या कह रहा है। प्रमोद, तू अभी कुछ नहीं जानता, तू बच्चा है। अपने को बच्चा सुनकर मुझे जोश आ गया। मैंने कहा, हाँ बच्चा हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार तुम खुलकर कह दो कि तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं देख लूँगा कौन फूफा हैं जो ले जाते हैं। तुम क्या समझती हो कि मैं कुछ नहीं हूँ। बुआ जाने क्यों उस समय भय से भर गई, बोली, छी भैया, ऐसी बात कहते हैं। कन्या जाति क्या अपने पिता के घर की होती है। मैं कोई निराली जन्मी हूँ। इस पर भाई, तू ही बता, मेरे पिता कहाँ हैं, वह होते। मैंने अवश भाव से मानो चिल्लाकर कहा, कौन पिता, कैसे पिता, कैसी बात करती हो बुआ। बाबूजी तुम्हारे नहीं हैं, अम्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ। बुआ ने धीरे से कहा, कोई नहीं है। मैंने उस समय उनके कंठ से लगकर कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया, कहा, तू है भैया, तू है, तू ही तो है। नहीं तो मैं यह पेट का कुकर्म लिए यहाँ क्यों जी रही हूँ। क्या कहा। उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया, कहा, तू है भैया, तू है, तू ही तो है। नहीं तो मैं यह पेट का कुकर्म लिए यहाँ क्यों जी रही हूँ। इस बार को फूफा आ गए। उन्हें बुआ की हालत देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि इस जगह का पानी उन्हें माफिक आया नहीं मालूम होता। देखिए ना क्या हालत हो गई है। क्या हो गया था। दस्त, 3 रोज तक दस्त और कैफ। डॉक्टर कौन था। यह जगह क्या है। डॉक्टर भी सलीके के नहीं मिल सकते। जिले के सिविल सर्जन। फूफा परेशानी में अधीर थे। बुआ की अवस्था पर उनकी आलोचना उनके मन की व्यग्रता और चिंता प्रकट करती थी। मेरे सामने उन्होंने बाबूजी को कहा कि ऐसी हालात में मुझे तार क्यों नहीं कर दिया गया। मैं सब बंदोबस्त कर देता। हमारे यहाँ का पानी और घी दूध कैसा है आप जानते ही हैं। मसल है घी और मर्द पछाह का। कैसी ही गिरी तबीयत हो वहाँ देखते देखते संभल जाती है। पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पड़ा। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं का अपराध है। पिताजी ने 2-1 बार कहा कि खैर हालात कमज़ोर हैं, कुछ दिन ठहर कर ले जाएं तो क्या बेहतर ना होगा। पर हालात कमज़ोर हैं तब तो फूफा जी का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। आप ही सोचिए ऐसी हालात में उन्हें छोड़ जाना कहाँ तक मुनासिब है। पर आप देखिएगा कि वहाँ पहुँचकर थोड़े दिनों में ही तबीयत हरी हो आती है। और सच पूछिए तो छोटे छोटे रोगों की परवाह करना उनकी परवरिश करना है। 100 दवाओं की एक दवा है बेफिक्री। फूफा ने फिर कहा आपने फिर कहा, आपने उन्हें समझा तो दिया ही होगा। जरा सेहत का ख्याल रखा करें और दुनिया का भी जरा लिहाज रखना चाहिए। आप जानिए बहू बेटियों की चलन की रीति नीति हुआ करती है। अपने को वही पुरानी अकीदे हैं। अपना कुलशील चला आता है, वह ना निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बातें समझा देनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कहता ही हूँ, लेकिन आप जानिए आपकी बात का मुझसे कहीं अधिक असर होगा। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता हूँगा क्या नहीं समझता हूँगा। फिर भी वह बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मालूम हो रही थी। जी में कुछ बेमतलब गुस्सा चढ़ता आता था। जी होता था कि वहीं के वहीं कोई दुस्सह अभिनय कर डालूं। ऐसी भाव की कोई वजह न थी, पर बाबूजी की कुछ दबी हुई स्थिति की झलक उनके चेहरे पर देखकर बड़ी खीज मालूम हो रही थी। पर जाने मुझे क्या चीज़ रोक रही थी कि मैं फट नहीं पड़ा। बाबूजी ने फूफा के जवाब में कहा, जी हाँ, जी हाँ। सहसा फूफा मेरी ओर मुखातिब हुए।
कहा, कहिए जनाब, आपका इस्म शरीफ। ओह, याद आया, प्रमोद। प्रमोद मेरा नाम है तो है, इसमें किसी का क्यों कुछ मतलब है। और मैं कुछ नहीं बोला। किस दर्जे में पढ़ते हो? इस छमाही इम्तहान में फेल हो गया हूँ। फेल हो गए हो? यह खबर तो बुरी है। किस जमात में? मैं चुप रहा। क्यों बोलूं? नहीं बोलता। घबराओ नहीं, किस जमात में पढ़ते हो? मैं फेल होने से नहीं डरता, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा। फेल होने से डरना चाहिए भाई। जो मन लगाकर शुरू में पढ़ते हैं वे ही आगे जाकर जिंदगी में कुछ करते हैं, समझे? अच्छा, यहाँ आओ, आओ हमारे पास आओ। मैं अपनी जगह ही रहा, टला नहीं। पिताजी ने कहा, जाओ बेटा जाओ, जवाब दो। तब मैं छाती निकाल कर चलता हुआ फूफा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दर्जा 7 में पढ़ते हो या 8 में? 8 में। देखो, क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा बतलाओ, इकन्नी लोगे कि दुअन्नी? कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं अपने मन का पाप कह दूं, उस समय मेरे मन में हुआ था कि उल्टे ये ही मुझसे इकन्नी ले, चाहे तो दुअन्नी ले ले, पर इन बड़ी बड़ी नोकीली मूछों को खींचना कैसे मालूम होगा, यह जानना चाहता हूँ। हो तो चलो, इस बात की अठन्नी ही दे दूंगा। दो बंद मुट्ठियां सामने कर फूफा ने कहा, बोलो कौन सी लोगे? मैं देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। जल्दी बतलाओ, नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। मुझको बहुत बुरा मालूम हो रहा था। मैंने कहा, आपको चाहिए तो दुअन्नी मैं आपको दे सकता हूँ। सुनकर झेप के साथ वह हो करके हंस पड़े। उनकी हंसी की कृत्रिमता और झेप देख मुझे गर्व हुआ। मैंने कहा, मैं 8वें दर्जे में पढ़ता हूँ और इस इम्तहान में अव्वल आया हूँ। फूफा इस पर फिर हंसे। हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह मुझसे असंतुष्ट हुए और उनके असंतोष में जाने क्यों मुझे प्रसन्नता हुई। ऐसा मालूम हुआ जैसे पिताजी का मैं बदला ले सकता हूँ। अगले दिन जाने की तैयारियां होने लगी। मुझसे बुआ ने कहा, प्रमोद, मेरा कहा सुना सब माफ़ करना। जाने तुम लोगों के अब कब दर्शन हो। मैंने तय किया था कि बुआ के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, पर बुआ के सामने मेरी मजबूती सब टूट जाती थी। बुआ की यह बात सुनकर मेरा चित्त विह्वल हो गया। कुछ कहने के लिए कहा, बुआ खत लिखती रहोगी? बुआ ने कहा, खत देखो। मैंने कहा, जरूर जरूर लिखना बुआ, बुलाओगी तब मैं फौरन आ जाऊंगा। मैं रेल में अकेला सफ़र कर लेता हूँ। तुमको नहीं बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी? पर क्यों रे, अकेला सफ़र करके तू मुझ तक आएगा? मैं आऊँगा बुआ, मैं आऊँगा। बुलाओगी तभी सब काम छोड़ आऊँगा। बुआ ने हल्के से मेरे गाल पर चपत मारकर कहा, पगला। उस बार जाते समय बुआ माँ के पैर छूकर रोती हुई सामने खड़ी हो गई, बोली कुछ भी नहीं। माँ ने द्रवित भाव से उन्हें अपने कंठ से लगाकर कहा, मिनी, मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी। वहाँ अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना और पति को खुशी करना मिनी। माँ ने गदगद कंठ से भांति भांति के आशीर्वचन कहे। बुआ मस्तक झुकाकर मानो सब झेंपती रही। पतिव्रता रहने, पूतो फलने, बड़ भागिन होने आदि के आशीर्वाद उन्होंने ऐसे ऐसे प्राणांत भाव से लिए कि मानो उनके नीचे वह गड़कर मर भी जाएं तो धन्य हो जाएं। नहीं तो पिताजी के सामने बुआ फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी ने भर झट रूमाल निकालकर चेहरे को बार बार पोंछा, निरर्थक भाव से जल्दी जल्दी कहा, क्या है क्या है? कुछ नहीं, रो मत। ठीटू ठेठ 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 रोते हैं। और कहते कहते हठात वह बुआ के सामने से दूर चले गए और साथ जाने वाली गठरी पोटरी बक्स बिस्तर गिनने और बतलाने और उठवाने में लग गए। ऐसे की बस बहुत ही काम है, हमें क्या फुर्सत रखी है। मैंने मैंने प्रण किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्यों कुछ उत्पात नहीं किए डाल रहा हूँ। मेरे मन में हो रहा था कि कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं है। मेरे मन में रहा था कि कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं है। इससे उससे
किसी न किसी से टक्कर लेने का जी होता था। बुआ वह जाए तो जाए, मेरा उनसे कुछ मतलब नहीं है, मेरा किसी से कुछ मतलब नहीं है। मैं अकेला सब कुछ से निपट लूँगा। हाँ, अकेला अकेला, मुझसे मत बोलो, कोई मत बोलो। मैं नहीं याद करूँगा बुआ को। वह क्यों चली जा रही हैं, मेरे रहते क्यों चली जा रही हैं? और यह फूफा कौन भला है कि ले जाएंगे? ले जाएं तो ले जाएं, जाएं जाएं और टलें तो। एक अहेतुक त्रास मुझे दाबे हुए था। वह ना रोने देता था, ना कुछ करने देता था। नतीजा यह हुआ कि मैं बुआ की विदा के समय देखते देखते एकाएक इतना झल्ला आया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में अपने को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था। इस पर भी दोनों हाथों से जोर से आंखें ढप ली थी और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा रह गया था। मानो आशा थी कि कोई करिश्मा होगा, भूचाल आएगा, कुछ ना कुछ होगा और आखिर में सब ठीक हो जाएगा। वहाँ खड़े खड़े चाहता था कि सांस रोक लूं, बेजान हो जाऊं, एकदम रहूं ही नहीं कि इतने में इधर से उधर भटकती हुई माँ की गदगद कंठ की गुहार आई, प्रमोद, प्रमोद। मैं नहीं बोलूँगा। प्रमोद कहाँ है? प्रमोद नहीं है। मैं प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता कुछ। अरे प्रमोद, ओ भैया प्रमोद। माँ की वाणी ऐसी थी कि मुझसे सहा नहीं गया। मैंने अपनी जगह से ही चीख कर कहा, क्या है? मैं नहीं सुनता। कहाँ है रे तू? तेरी बुआ बुला रही है। मैं कोठरी से बाहर निकल आया। बोला ना चाला ड्योढ़ी की ओर बंधे भाव से बढ़ता चला गया। बाहर आकर देखता हूँ कि सब तैयार है। फूफा कह रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। बुआ खड़ी है, मुंह पर घूंघट है। क्या मेरी ही राह देखती खड़ी है? मैंने पास आकर कहा, बुआ क्या है? वह झपटकर मेरे गले से लग गई और ऊंची आवाज से रो उठी। फूफा ने कहा, रेल का वक्त हो रहा है, चलो चलो। मैं उन्हें अपने कंधे से लगी लगी ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया। वह मोटर में बैठ गए। मोटर ने घर्र घर्र की। फूफा ने समोद भाव से कहा, प्रमोद साहब, आदाब अर्ज है। मैं मानो घूंट पीता हुआ खड़ा था। तो दोस्तों ये था तीसरा पार्ट इसका, तीसरा अध्याय त्यागपत्र उपन्यास का। अब इसके आगे हम दोस्तों देखेंगे चौथे अध्याय में, चौथे भाग में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चैनल में जो एस्टेट के सभी पाठ्यक्रम, सभी कहानियाँ मिल जाएंगी। पूरा गोदान उपन्यास मिल जाएगा और मैलांचल उपन्यास पूरे विस्तार के साथ है, और त्यागपत्र उपन्यास के 3 भाग। फिर दोस्तों मिलते हैं इसके आगे। तब तक चैनल में बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।